नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती और कर्मशील हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। हुनरमंद लोगों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वरोजगार की ओर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संजय झील का निरीक्षण करके अधिकारियों को जल्द से जल्द झील को विकसित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अचानक से संजय झील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को झील विकसित करने को लेकर फीडबैक लिया। मौके पर उन्होंने सबसे पहले झील के पानी का आवंटन किया और इसके बाद में पर्यटन की दृष्टि से ऋषिकेश की पहचान को बताया। डीएफओ नीतीश त्रिपाठी ने शहरी विकास मंत्री को बताया कि संजय झील से कूड़ा लगभग बाहर निकाल लिया गया है। घास भी अधिकांश काट ली गई है और झील के चारों ओर राहगीरों के लिए बैठने और आवागमन के लिए सड़क की व्यवस्था और तार की बाड़ की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने गंदे पानी को झील में आने से रोकने के लिए नमामि गंगे के अधिकारियों को भी फोन पर निर्देशित किया। देखिए, आज मुझे बड़ा संतोष है कि जो संजय झील कभी हम बहुत पहले सोचे थे इसको डेवलप करने की बात कई बार आई, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दौरान यानी पिछले कार्यकाल में लगातार माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यहाँ बैठकें लगातार मेरे द्वारा ली गई और उसमें परिणाम आज भी दिखाई दे रहे हैं। 75 लाख प्लस 10 लाख यानी 85 लाख रुपये यहाँ के लिए और जिस प्रकार से आज मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया, इतना सुंदर अंदर है, कैसी सुंदरता उसके अंदर है, ये पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो 40 लाख रुपये अभी विभाग के खाते में आया है, जिससे यहाँ बेंच लगी हुई है, जगह जगह जाल लग रहा है और पैच यानी कि जो ट्रैक है उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। और मैं जिस प्रकार से जब वो बिल्कुल साइड में मैं गया तो जहाँ से पानी नेचुरल पानी गाँव की भाषा में तो उगड़ बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक जो पानी जो निकल रहा है उसका स्वादिष्ट मैंने पी के देखा, बहुत मीठा पानी है। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे इसमें स्नान भी कर रहे थे, यानी कि वो ब्यूटी जब बाहर का आदमी आएगा उसके लिए तो बहुत ही अलग सी चीज़ है। प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ वहाँ बीच बीच में कहीं हमें रेलिंग लगानी होगी, कहीं हमें पैच बनाने में कोई ब्यूटी के लिए कोई पौधे लगाने होंगे, नेचुरल पौधे लगाने हो, लगाने की बात कही है। और जहाँ से वो नेचुरल पानी निकल रहा है उसको भी सेव करने की बात मैंने कही है। यानी कि आने वाले टाइम पे अपने आप में बहुत जो मेरा बहुत पहले से मेरे मन में भाव था कि इस संजय झील डेवलप होनी चाहिए, वो आज कहीं ना कहीं इसमें सुधार और डेवलप जिस स्पीड से काम चल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीने तो ये काम पूरा हो जी सर। और 1 महीने बाद इसके अंदर जो आप देख रहे थे, कभी संजय झील का कुछ आवरण दिख नहीं रहा था। हाँ। आप देखिए उसमें झाड़ियाँ कटान जब से उसमें गाद निकाल के बाहर उसको निकाला गया है, अब उसमें दिखाई दे रहा है कि संजय झील भी कोई चीज़ यहाँ पे है। तो यानी कि 1 महीने बाद इसकी खूबसूरती भी आपको दिखाई देगी और घूमने लायक भी रहेगा। आने वाले पर्यटकों के लिए सुंदरता का जो आकर्षण का केंद्र है वो भी बनेगा। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकपाल और लोकायुक्त का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लोकपाल 2014 में सत्ता परिवर्तन का टोटका बना था, लेकिन टोटके का इस्तेमाल कर सत्ता में आने वाले लोग अब खुद ही एक अनचाहा झंझट समझकर इसे भुला चुके हैं। वहीं प्रदेश में लोकायुक्त फाइल राज्यपाल के यहां से कहां गायब हो गई इसका भी पता नहीं है। हरदा सोशल मीडिया पर इन दिनों सक्रिय हैं। उनकी नई पोस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे पर अपने फेसबुक पेज पर लिखते हुए हरीश रावत ने कहा कि कभी जब वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि तू भी अन्ना मैं भी अन्ना।
आओ मिलकर बैठकर चूसे गन्ना। हरीश रावत ने कहा कि वो गन्ना लोकपाल ही था, लेकिन वो भूल गए कि एक बार चूसा गया गन्ना फिर नहीं चूसा जाता। वर्ष 2014 में गन्ना चूस गया था और अन्ना भी लोकपाल के गन्ने को भूल गए थे। उनके इस पोस्ट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने NHI, PM, GSY, लोक निर्माण विभाग और NH के महामंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ में सर्किट हाउस काठ गोदाम में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर ने मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थलों में निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर 10 दिन के भीतर CCTV कैमरे स्थापित किए जाएं, ताकि समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक बार स्थलीय निरीक्षण करने, निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। दीपक रावत ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है उन पुलों को नाम से रेखांकित किया जाए और महत्वपूर्ण स्थानों पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएं। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थानों पर दुर्घटना से रोकने के लिए कारगर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अभी कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स हैं, चाहे वो PWD की हों, चाहे उसको NH बना रहा हो या फिर PMGSY की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शनड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए। तो उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और ख़ुद भी उसको देखते रहें। और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है, तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा अभी तो मैं ब्रिजेस का कर रहा था, उसके अलावा यहाँ पे CCF भी आप साथ ही आए हुए हैं फॉरेस्ट की ओर से। तो जो फॉरेस्ट में हमारे प्रकरण ऐसे हैं जो कहीं पे जिनमें तेज़ी लानी या लंबित है, उनको भी हम तेज़ करवा रहे हैं। ब्रिजेस पे हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी सरकार लगातार अतिक्रमण कार्यों और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला रही है। यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी CM पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन सतर्क हो गया है। ऊधम सिंह नगर के कच्छा में तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए गए भवन निर्माण को ध्वस्त करते हुए प्रशासन ने लाखों रुपए कीमत की करीब 1 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। तहसील प्रशासन के मुताबिक किच्छा कोतवाली अंतर्गत दरो ग्राम में ग्रामीण जसप्रीत सिंह ने सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी का भरान करते हुए खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। ग्रामीण ने सरकारी भूमि पर खेती बाड़ी करने के साथ ही अवैध रूप से कच्चा पक्का निर्माण भी करा दिया था। मामला संज्ञान में आने के बाद SDM कौस्तुभ मिश्रा के दिशा निर्देशन पर तहसील और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर मुआयना करते हुए दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच के दौरान सरकारी भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण का मामला सही पाया गया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे जो भी अतिक्रमण हुए हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या किसी भी प्रकार की सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन हो, उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई, हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में आज दरऊ ग्राम में लगभग 1 एकड़ ज़मीन पे कब्जा लिया गया है और साथ ही जो भी निर्माण था उसको अवैध रूप से उसको ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार कार्रवाई चिन्हित की जा रही है, जहाँ पे भी अवैध रूप से, चाहे वो प्लॉटिंग के रूप में हो, चाहे वो निर्माण के रूप में हो। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना का विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां की पूजा का जीवन में विशेष फल प्राप्त होता है। आज यानी कि 9 अप्रैल को नवरात्रि का 8वां दिन है। आज पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, उसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां दुर्गा के रूप की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। वहीं आज अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। हल्द्वानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की तरफ से माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद मांगा। आज इस
वासंती नवरात्र में नए वर्ष में जो नवरात्रि है, आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में जो है महागौरी का पूजन होता है। आज रात्रि में निशा पूजन होकर के शक्ति की उपासना की जाती है और जो भक्त लोग होते हैं जो शक्ति की उपासना करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। जी, ये बताइए, कोरोना काल 2 साल का रहा, उसमें मंदिरों में नहीं हो पा रही थी पूजा, इस बार लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के कैसा नियम आप लोग करवा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूजा की जा रही है? 2 साल से जो माँ भगवती की जो भक्त लोग थे अंदर ही रह रहे थे, तो आपके साथ बड़े प्रसन्न होकर के मंदिर में खूब बढ़िया तरीके से दर्शन कर रहे हैं और भक्त लोग कुछ लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जी जी। पंडित जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। कृष्टि वल्लभ पाठक। धन्यवाद। ऐसा होता है जैसे फर्स्ट दिन से हम शुरू करके आते रहते हैं, तो आज के दिन ये होता है महागौरी में जैसे पूजा शांति पूरी, मतलब हम चाहे पंडित से कराएं अपने हाथ से करें, घर में पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके बाद माँ को मतलब भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ावा श्रृंगार मतलब पूरा माँ का जो श्रृंगार होता है श्रृंगार चढ़ता है और उसके बाद भोग लगता है और कन्याओं की पूजा होती है। और निश्चित दिन मतलब हम लोग के यहाँ मंदिर से ऐसे भी जुड़े ही हुए हैं, हमारा तो नज़दीक का मंदिर है जी। हमेशा का हमें तो यह है कि श्रद्धा भक्ति मतलब जो भी है हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन बिना माँ के दर्शन करे हमें कभी ऐसा चैन नहीं पड़ता कि चाहे पंडित जी हैं हम हैं। आए दिन मतलब हम लोगों का यह है कि सुबह शाम बीच में 2 साल कोरोना काल रहा, तब भी हम लोगों ने मंदिर में आना मत्था टेकना अपने कीर्तन भजन भाव नहीं छोड़े। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर की दूरी पर लमगड़ा में मां विंध्यवासिनी बाणगी देवी का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर मुराद पूरी होने पर भक्तों को अखंड दिए 9 दिनों के लिए जलाने पड़ते हैं। इसके साथ ही मां की श्रद्धा के साथ में 9 दिनों तक आराधना करनी पड़ती है। ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखंड दिए जलाते हैं। इन मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अल्मोड़ा की स्थापना 1567 में चंद राजा बालो कल्याण चंद ने की थी। इस समय वो मां बाराही देवी का विसर्जन करना भूल गए थे। उस समय देवी ने राजा से कहा था कि उन्हें वहीं स्थापित रहने दिया जाए। यहाँ देवी भगवती पिंडी के 3 शक्ति रूप में वास करती है। देखिए, बाण देवी जो है काफ़ी प्राचीन काल से सौंदर्य शक्ति है। यहाँ पर पूर्व से ही जो है एक अदृश्य मंदिर था, जिसका पता तब चला जब एक ब्याही हुई गाय ने यहाँ पर दूध देना शुरू किया। उसके मालिक को रात को सपना आया कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर स्थापित हूँ, मेरा यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर मंदिर तब से चला रहा। उसके बाद में चंद राजाओं ने जब अभिषेक करना वहाँ देवी वाले भूल गए, तो फिर उन्होंने नीचे देवता स्थापना में एक मंदिर स्थापित किया। देवी ने कहा कि आप मुझे यहाँ स्थापित कर दो, मैं मंदिर में अपने बहन के उसमें प्रकट हो जाऊँगी। तो यहाँ प्रकट होगी। और गड़ा पानी में एक मंत्र शक्ति से गड़ा पानी से जल निकाला, उससे अभिषेक किया गया। तब से जो है लगातार यहाँ पूजा चली आ रही है। चारों लोग कम से कम 40-50 लोग गाँव के यहाँ पर होली भी आती है और इलाके के काफ़ी लोग आते हैं। स्वयंभू शक्ति है, ये अपने आप में स्वयंभू शक्ति है। तो शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर जो है अखंड दिए जलते हैं ना। और यहाँ पर जो है चैत्र नवरात्रि से ही कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब करीब विगत आज हम वारिणी मंदिर में आए हैं और हमने यहाँ पूजा पाठ की और कन्या पूजन किया। यहाँ के अल्मोड़ा में बनाए जा रहे बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय रोडवेज बस अड्डा आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि 2016 में तत्कालीन सरकार की तरफ से इसके लिए 17 करोड़ का बजट भी रखा था। पर अभी वर्तमान में इसका बजट 12 करोड़ कर दिया गया है, जिसको लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ ने प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास को एक ज्ञापन देकर उनको जल्द सुचारू करने की मांग की है। वहीं मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में इसका मामला आया है, जिसके लिए जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अब ये 4 धाम यात्रा जो शुरू हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा से अपने रोडवेज में अच्छी इनकम हो, पुराने लंबित मामले को हम निस्तारित करें और रोडवेज को एक नए पृष्ठभूमि के रूप में प्रतिस्थापित करें, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान धीरे धीरे क्रम से मैं करूँगा। ये दिखाऊंगा। ISBT का प्रकरण मेरे पास आ गया है, मैं उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ और प्रदेश में जितने भी हमारे रोडवेज के डिपो हैं, कई के समस्याएं हैं कि इसमें वित्त की दिक्कत है, कोई हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सबकी समीक्षा करके इनका निदान कराऊंगा। आज मैं माननीय परिवहन मंत्री जी के प्रथम बार अल्मोड़ा आगमन पर
सर्किट हाउस में मुलाकात करने गया। उनको मेरे द्वारा अपना मांग पत्र प्रेषित किया गया। हम चाहते हैं कि अल्मोड़ा जो बहुउद्देशीय रोडवेज बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व में उसकी DPR 17 करोड़ के आसपास थी। आज इन्होंने समेट के 12 करोड़ के आसपास रख दी है, जो मतलब जबकि आज के दिन उसका 17 करोड़ से 20-22 करोड़ के आसपास बनना चाहिए था, उसको 12 करोड़ में समेट दिया, जिससे वह जो बहुउद्देशीय जो हमारा रोडवेज का बस अड्डा बनने जा रहा है वो सिकुड़कर आधा रह जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि लालकुआं में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में दोपहर भीषण हादसा हो गया, जिसमें स्लीपर फैक्ट्री की एक बड़ी चिमनी फैक्ट्री के टीन शेड में भरभरा कर गिर पड़ी। भारी भरकम चिमनी के टीन शेड में गिरने से पूरा टीन शेड क्षतिग्रस्त होकर जमीन में आ गया और गनीमत रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई। अचानक से हुई घटना से फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों में हड़कंप मच गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन मामले को छुपाने का पूरा प्रयास करता रहा, लेकिन इतनी बड़ी घटना का किसी श्रमिक ने वीडियो वायरल कर दिया, उससे उसी वक्त में घटना के बारे में जानकारी हो सकी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल संजय कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि स्लीपर फैक्ट्री में चिमनी गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण करके मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही घटना की रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी गई। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टिन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टिन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टिन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी हाँ, इसकी जाँच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जाँच में सारी चीज़ें जाँच के में इंक्लूड की जाएंगी। जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे किस तरह की लापरवाही या किस तरह की कोई चीज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी का काम करता है। कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया था। सरकार के लिए इस बार चुनौती भी बड़ी है। जो यात्री सैलानी आएंगे उनका आतिथ्य सत्कार अच्छा हो सके, इसके लिए चुनौती बड़ी है। इस बार की यात्रा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और इसी के साथ में सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को भी सही मायने में मित्र पुलिस की भूमिका निभानी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय व्यंजनों का भी जिक्र किया और कहा कि इन्हें भी पहचान दिलानी है। होटल वालों को भी पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करना होगा। राज्य आंदोलन की मूल भावना भी पर्यटन को बढ़ावा देना थी। बता दें कि उत्तराखंड में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून के GSM रोड स्थित एक होटल में आयोजन सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि किया। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है और प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या इस पर आश्रित है। क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछली वर्ष जब चारधाम यात्रा नहीं चल पा रही थी तो किस प्रकार का माहौल था। जहां भी हम जाते थे, पाठणी महाराज जी और हम लोग, तो लगातार लोग हमसे कहते थे कि चारधाम यात्रा खुलवाइए। हम उसके लिए हाई कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से अन्य माध्यमों से बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद जब वहां सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि अब महामारी के कारण से बंद हुआ था, कोरोना महामारी उस समय कुछ कम हो गई थी। फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में फिर से आवेदन किया और आवेदन में हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में है, इसलिए चारधाम यात्रा खोल दी जानी चाहिए। इस बार भी हमारी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है
और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफ़ी कुछ हो चुकी होगी, ऐसा ही है ना? कौन कौन है होटल वाले, जरा एक बार बता देंगे जरा, मुस्कुरा रहे हैं आप काफ़ी बुकिंग हो गई भाई साहब। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब होटलों की बुकिंग होगी तो हमारे होटल, चाहे वो रहने के होटल होंगे, चाहे वो खाने के होटल होंगे, चाहे हमारे वो टैक्सी संचालक होंगे, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यटन हो, सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बार के, चूंकि महामारी के बाद की ये पहली यात्रा 2 साल के बाद जो पूरे फुल स्विंग में होगी इस बार, ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। चुनौती इस रूप में है कि इतने सारे यात्री आएंगे, इतने सारे पर्यटक आएंगे, वो सब ठीक प्रकार से जाए। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि अतिथि देवो भव, और जब हम इस हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, हमारे को अन्य प्रकार का फायदा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए चुनौती भी है कि वो आए हैं तो यहां से कैसे लेकर जाए, एक अच्छा संदेश लेकर जाए, क्योंकि हमारा राज्य ये पर्यटन आधारित राज्य है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं, और वो हर मंच से कहते हैं तो उनकी सोच तो है ही है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हम सब लोगों के ऊपर है, हर एक उत्तराखंड वासी के ऊपर है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक। तो निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी हर प्रकार से है कि हम कैसे उनका आतिथ्य करें, कैसे उनको सुविधाएं दें। जहां तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से हम लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक करी, उसमें मैं भी था, माननीय महाराज जी भी थे, हमारे सारे अधिकारीगण थे। उसमें हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है कि उनको आने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको जाने की अच्छी व्यवस्था हो, परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो, रहने के लिए अच्छे होटल मिल जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, अच्छी सड़क मिल जाए, पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, हमारी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पुलिस विभाग के लोगों को भी कहा कि पुलिस विभाग की, चूंकि इसमें पुलिस विभाग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कई बार लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। ऐसे समय में पुलिस का काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ की जो मित्र पुलिस है उसको सही मायने में मित्र पुलिस का भी काम करना होगा। उन सभी को हमने कहा है कि जो जिस विभाग का भी है। लक्सर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि केशव नगर मोहल्ला के रहने वाले सचिन कुमार के खिलाफ काफी पहले चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने उसे जेल भेजा था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पिछली बार तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने उसके वारंट जारी किए तो सचिन ने अधिवक्ता हरीश राणा के जरिए कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करने की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी पर अगले दिन सुनवाई करने की बात कहकर सचिन को रुड़की जेल भेजने के आदेश दे दिए। आदेश पर पुलिसकर्मी आरोपी सचिन को तहसील मुख्यालय के दूसरे तल पर स्थित कोर्ट से लेकर नीचे खड़ी रुड़की जेल की गाड़ी तक ले जा रहे थे कि नीचे पहुंचते ही सचिन पुलिसकर्मियों को धक्का देकर तहसील के पिछले रास्ते से भाग निकला। पुलिस अभिरक्षा से मुलजिम फरार होने से तहसील परिसर में सनसनी फैल गई। पुलिसकर्मियों के साथ में कई लोग आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में लक्सर कोतवाली ने आरोपी सचिन को पकड़ा और वापस तहसील मुख्यालय की हवालत में बंद कर दिया। ये एक मुलजिम ने यहाँ पर सरेंडर किया था, तो अचानक ही वो
यहाँ कस्टडी से भाग गया था, जिसे पुलिसकर्मियों ने इस युवक की मदद से 5 अप्रैल को जॉली ग्रांट के हिमालयन चौक पर स्थानीय युवकों के साथ में हुई मारपीट के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। इस दौरान लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा पाठ करके पुलिस से ठोस कार्रवाई करने की मांग की। इसी कड़ी में प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी एएसपी प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर आर ने प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 दिन बाद भी आरोपी और घटना में प्रयोग हुआ वाहन कब्जे में नहीं लिया गया है। वही मामले में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है और लगातार आरोपी के घर पर दबिश दी जा रही है। नहीं हुई है और हमारे बच्चे को देखने के लिए ना तो उसके कोई पेरेंट्स आए उनके और ना पुलिस प्रशासन आई थी। जब हमने पुलिस प्रशासन को बताया कि हमारे को वहाँ भी खतरा है, तब यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर सर ने उन्होंने आदमी भेजा था वहाँ पे देखभाल करने के लिए। आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। हमारे को उनको जेल भेजना है बस सर। और ये 5 तारीख को आरोपी एक स्कॉर्पियो में खुले आम आते हैं, हथियार को लहराते हुए, रिवॉल्वर को लहराते हुए, रॉड और डंडे उनके पास, धारदार हथियार उनके पास थे और वो आते ही हाईवे पे आक्रमण करते हैं। पर गुंडे यहाँ उत्तराखंड में राजधानी में ये हाल है कि वो धारदार हथियार लेके घूम रहे और सरेआम आक्रमण हमला कर रहे हैं हमारे। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।